मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ एक ऐसे विषय से जुड़ी चर्चा लेकर जिसका सामाजिक सांस्कृतिक महत्व अधिक तो है ही, थोड़ी देर के लिए कहें तो राजनैतिक और आर्थिक महत्व भी कम नहीं है। तो मित्रों, वो विषय है रामायण और महाभारत। कालक्रम के प्रवाह में सैकड़ों वर्ष से भारतीय समाज का बहुसंख्य जनसमूह इसके किसी न किसी पक्ष में हाथ अवश्य धोया है। इनकी ज्ञान गंगाओं से जुड़ी कुछ ऐसी शाखाएं भी हैं जिन्हें टीकाकार भगीरथों ने भटक जाने दिया है। मित्रों, आश्चर्य होता है कि विद्वानों ने इन ग्रंथों से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियों को छोड़ दिया है जो बिल्कुल स्पष्ट थी। इस नज़रअंदाजी को यह भी कह सकते हैं कि जानकारियों को छिपा दिया है। इसके पीछे विद्वानों का अपना कुछ स्वार्थ रहा होगा, किंतु भारत की लोकतांत्रिक शिक्षा में उसे वैसे ही परोस देना कम आश्चर्यजनक नहीं लगता। इन ग्रंथों से जुड़ी तमाम बातों में एक बात है रामायण और ग्रंथ के नायक का तथा महाभारत और उसकी घटनाओं का काल निर्धारण, जबकि इससे जुड़े साक्ष्य इन ग्रंथों में ही कैद खाने में कैद बंदी की तरह झरोखों से झांक रहे हैं कि अय अन्वेषकों, मेरी तरफ भी देखो, मैं यहाँ हूँ। इनके काल निर्धारण में तमाम शोधों को हवाला दिया जाता है, तमाम साक्ष्यों की चर्चा होती है। कोई इन्हें 2500 वर्ष पूर्व तो कोई 5000 वर्ष पूर्व सिद्ध करता है। यूनिवर्सिटी तक के पाठ्यक्रमों में उसी गुमशुदा ज्ञान गंगा की तलाश है जो भागीरथों के आगे है और वे उससे पार पाने की तलाश कर रहे हैं। पीछे प्रपंच की विशाल बैतरणी के प्रवाह को लिए भगीरथों को डर है कि कहीं आगे की यह ज्ञान गंगा हमें रोक न ले, अन्यथा पीछे का यह प्रवाह हमें कहीं का न छोड़ेगा। भटकने के लिए छोड़ी गई ज्ञान गंगा जब उनके सामने आ जाती है तो उसके प्रवाह को बांधने का प्रयत्न किया जाता है, उसके प्रवाह को पीछे बैतरणी में जोड़ने की कोशिश की जाती है। मित्रों, एक सत्य को झुठलाने के लिए तमाम झूठे काल्पनिक तथ्यों को जोड़ना पड़ता है, क्योंकि एक तथ्य झूठ पर आधारित परस्पर जुड़े हुए मिथ्य के साम्राज्य को तहस नहस कर सकता है। मैं रामायण व महाभारत ग्रंथ की रचना काल निर्धारण की बात कर रहा हूँ तो इन ग्रंथों में ग्रंथकारों ने कुछ तिथियों का उल्लेख जरूर किया है, किंतु ईसा से काल निर्धारण को छोड़ दिया है, यानी कब किस ईस्वी में या किस सन में ये घटना हुई थी इसका उल्लेख नहीं किया है। ऐसा उन्होंने अपनी सहूलियत के लिए किया है, किंतु आलोचकों ने भी इसके अंतःगवाहों अंतः साक्ष्यों की उपेक्षा करके पानी पीटते नजर आते हैं। महाभारत व रामायण को तिथि उल्लेख न होने के कारण आवश्यकता अनुसार इसे 5000 वर्ष पूर्व से लेकर के 2500 वर्ष पूर्व तक कहीं भी स्थित करने की सुविधा मिलती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग करके इनकी कालगणना को लेकर खूब भ्रमित किया जाता है। राम कब थे, रामायण कब लिखी गई, वाल्मीकि कब थे, इस पर बहुत जिज्ञासा प्रकट की जाती है। वाल्मीकि राम के समकालीन हैं, सीता उनके आश्रम में रही थी, रकुल से उनका अच्छा संबंध था, उन्होंने ही रामायण लिखी थी। रामायण की बहुत सी घटनाओं तथा पात्रों का जिक्र महाभारत में भी है। जिक्र ही नहीं है, वे तत्काल में रामायण व महाभारत दोनों में सक्रिय हैं, इसलिए रामायण व महाभारत दोनों समकालीन ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों के सूक्ष्म अध्ययन से पता चलता है कि इनमें वर्णित बहुत सी परिस्थितियां मध्यकाल से मेल खाती हैं। इन ग्रंथों में उन जातियों का वर्णन है जो मध्यकाल के प्रारंभ में भारत में सत्ता पाने के लिए सक्रिय रहीं। आंध्र, शक, जवन आदि का वर्णन इन ग्रंथों में देखने को मिलता है। महाभारत में कई स्थलों पर तोप और बंदूकों का वर्णन है, जबकि इतिहास में भारत में तोप का पहला प्रयोग बाबर के द्वारा 12वीं सदी में बताया जाता है। इसी प्रकार ये रामायण के युद्धकांड के तीसरे सर्ग में लंका की सुरक्षा व्यवस्था में तोप तथा बंदूक का वर्णन है। महाभारत के रामाख्यान पर्व में लंका अभियान में लंका में तोप व बंदूक लगे होने का वर्णन है। वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड के तीसरे सर्ग
में एक श्लोक है, चतुराणि विपुलानि यस्या द्वाराणि सुमहान्ति च तत्रेषु उपलयन्त्राणि बलवन्ति महान्ति च आगतं प्रतिसैन्यं तैः तत्र प्रतिनिवार्ते द्वारेषु संस्कृता भीमा कालाय समयासिताः शतशो रचिता वीरैः शतघ्नो रक्षसां गणैः सवर्णश्च महाहतस्याः प्राकारो दुष्प्रदर्शनम्। तो यहाँ पर शतशो रचिता वीरैः शतघ्नो रक्षसां गणैः, रक्षसां गणैः राक्षस समूहों के द्वारा, राक्षस लोगों के द्वारा शतशो शतघ्नो रचिता सैकड़ों तोपें लगाई गई हैं। तो यहाँ शतशो रचिता शतघ्नो, ये सैकड़ों तोपें लगाई गई हैं और तोप की चर्चा है। और इसके पहले यहाँ दिया है कि जो दूसरे श्लोक के पहले श्लोक की दूसरी पंक्ति में है, तत्रेषु उपल यंत्राणि बलवन्ति महान्ति च। उपल यंत्राणि, उपल माने गोलियां बरसाने वाले यंत्र यानी बंदूक। इसी प्रकार से महाभारत के रामाख्यान पर्व में लंका युद्ध के संदर्भ में ही वर्णन है, कपाट यंत्र दुर्दर्शाम बभू सहुडोपला सा विषयटा योधा ससर जरस पांसवः। तो यहाँ सहुडोपला, सहुड उपला यानी गोले बरसाने वाले, गोली बरसाने वाले यंत्र यानी बंदूकें हैं। और एक श्लोक है, मुसलालात नाराच तोमर असी परस्वई च अन्विताश्च शतघ्निभिः समधूष्ट मुद्गराः। तो यहाँ शतघ्निभिः शब्द जो है वो तोप के लिए प्रयुक्त हुआ है। परिगृहस्य शतघ्निश्च सचक्राः सहुडोपलाः चिच्चिफुः भुजगवेगेन लंका महास्वनाः। तो यही नहीं है, केवल तोप ही नहीं है, इस समय तक जो है पहिए वाली तोप का भी आविष्कार हो गया। जैसा कि श्लोक में लिखा गया है कि परिगृहस्य शतघ्निश्च सचक्राः, सचक्राः माने पहिए वाले, शतघ्निश्च माने तोपें। तो आप ये देखते हैं कि यहाँ पर तोपों का वर्णन रामायण में भी है और महाभारत में भी है। तोप व बंदूक की लोक चर्चा मध्यकाल में ही फैली हुई थी। सर्वप्रथम बारूद की खोज 9वीं शताब्दी में चीन में बताई जाती है। इसके बाद जो युद्धक परिस्थितियां हैं, यानी क्यों कहें कि जो युद्ध की शैली है वो अगर देखा जाए जो रामायण और महाभारत में जो वर्णित है तो वो मध्यकाल की युद्ध शैली से मेल खाती है। तो क्या वाल्मीकि मध्यकाल में थे? क्या राम मध्यकाल में थे? रामायण मध्यकाल के किसी शासक के शासनकाल में लिखी गई? क्या रामायण व महाभारत एक साथ लिखी गई? तो मित्रों, इस प्रश्नों के उत्तर में हम यह पा सकते हैं कि रामायण व महाभारत मध्यकाल में लिखी गई, किंतु राम का इतिहास मध्यकाल में नहीं मिलता। हम वाल्मीकि व ग्रंथ के रचना काल के आगे जा नहीं सकते। हम वाल्मीकि जब मध्यकाल के सिद्ध होते हैं, जब उनके ग्रंथ में मध्यकाल के साक्ष्य मिलते हैं तो हम उनसे जा नहीं सकते। तो राम को हम भी, क्योंकि राम उन्हीं के आश्रम में रहे थे, तो हम राम को भी बहुत आगे नहीं ले जा सकते हैं। तो ग्रंथों के पात्रों को मध्यकालीन घटनाओं की कल्पना पर कल्पित मान सकते हैं। ये मान सकते हैं कि ये राम की जो कथा है या रामायण या महाभारत के जो पात्र हैं वो मध्यकालीन जो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं की कल्पना पर कल्पित करके उनको बनाया गया है। फिर राम कथा को लेकर के सैकड़ों सालों में जो हवा तैयार की गई है वो सब फुस। तो इसी के साथ हम विदा भी चाहते हैं। फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।